लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। चुनाव आयोग कल यानी 16 मार्च को सभी राज्यों में मतदान की तारीखों का ऐलान करने वाला है। और ऐसे में अब पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने अपने तैयारियों में हैं। इन पार्टीज पर प्रेशर भी बढ़ चुका है क्योंकि बीजेपी समेत तमाम पार्टियों ने कई सीटों पर अभी तक अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, जिसके लिए अब मंथन भी शुरू हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ इस बार 2019 के मुकाबले वोटर्स की संख्या में भी इजाफा हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटर्स की संख्या 96 करोड़ 88 लाख है। बात पुरुष मतदाता की करें तो इनकी संख्या 49 करोड़ 72 लाख है। तो वहीं महिला वोटर 47 करोड़ 15 लाख है। बात नए वोटर्स की जाए तो इनकी संख्या 1 करोड़ 85 लाख है। तो वहीं 20 से 29 साल वाले 19 करोड़ 74 लाख मतदाता इस बार वोट करेंगे। ऐसे में अब इंतजार चुनावी तारीखों के ऐलान का है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। भारत को विकसित भारत बनाने वाले और ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। एनडीए सरकार 400 पार। लोकसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार खत्म होने वाला है। निर्वाचन आयोग कल 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, जिसके साथ ही 2024 का चुनावी शंखनाद शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि 7 से 8 चरणों में हो सकता है चुनाव। यूपी में सभी चरणों में चुनाव संभव, उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव संभव। इसी के साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, यानी 24 का चुनावी मैदान सज चुका है। सिर्फ इंतजार ऐलान का है। 16 मार्च को चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाएगा। 2019 की तरह 2024 में 6 से 7 चरण में के चुनाव हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां पर सभी चरणों में चुनाव हो सकता है। वहीं पर दिल्ली और उत्तराखंड जैसे राज्यों में एक ही चरण में चुनाव होगा। चुनाव आयोग की कोशिश शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाने की होगी। आम चुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी के साथ ही विपक्षी धड़ा इंडी गठबंधन भी चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय दलों की तरफ से भी उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट भी जारी कर दी है। वहीं इंडी गठबंधन में अभी कई राज्यों में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बीजेपी ने अब तक 267 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 195 और दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों का नाम है। कांग्रेस ने भी अब तक 2 लिस्ट निकाली है। पहली लिस्ट में 39 कैंडिडेट और दूसरी लिस्ट में 43, यानी कुल 82 नाम अब तक आए हैं। यूपी में कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर सकी है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में अब तक 38 उम्मीदवारों की सूची निकाली है। बीएसपी ने अब तक 7 उम्मीदवार घोषित किए हैं। यानी जहां बीजेपी अपने घोषित प्रत्याशियों के साथ मैदान में दम दिखा रही है, तो वहीं यूपी में कांग्रेस अब भी खामोश पड़ी है। चुनाव की तैयारी ग्राउंड लेवल पे पूरी तरह से की हुई है। संगठनात्मक रूप से ढांचा पूरी तरह तैयार है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। देश के जनता में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति जो स्नेह है और पिछले कार्यकाल के रूप में जो रिपोर्ट कार्ड है उससे लोग आश्वस्त हैं। भविष्य के ऊपर भी तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। निश्चित तौर से हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द घोषणा हो और पूरी पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेगी और डंका बजाएगी कांग्रेस। देखिए, हम पूरी अपनी तैयारी के साथ खड़े हैं और जैसे भी चुनाव आयोग का जो डेट आएगी, सारी चीजें हम उस तरीके से अपनी एक सीट, एक कार्यकर्ता और एक जगह हम हर जगह तैयारी के साथ खड़े हैं। रायबरेली, अमेठी समेत सभी जितने कैंडिडेट है, कब तक ऐलान हो जाएगा सर? ये बहुत जल्द हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। बहुत जल्द हम सूची जारी कर देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद ही कांग्रेस और बीएसपी अपने तमाम उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, क्योंकि बीजेपी भी यूपी में 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत को विकसित भारत बनाने वाले और ये मोदी की गारंटी है।
चुनाव की तारीखों का ऐलान कल होने वाला है और इन सब के बीच सबसे जरूरी वो मुद्दे जिन पर जनता वोट करती है। पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि मोदी की उपलब्धि जो अब चुनावी मुद्दा बन चुकी है, एक एक कर आपको उन मुद्दों की जानकारी भी दे देते हैं। पहले नंबर पर CAA कानून, जो अभी हाल ही में लागू किया गया, जिसे मोदी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले देश लागू किया। तो वहीं महंगाई भी चुनावी मुद्दा होने वाला है। इसको लेकर एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम भी घटा दिए। तो वहीं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी चुनावी मुद्दा होने वाला है। धारा 370 की बात की जाए तो मोदी की उपलब्धियों में ये भी एक अहम मुद्दा है। और सबसे जरूरी, देश की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और इसी की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी और CM योगी भी दे रहे हैं। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ हुई है। विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं गांव की बेहतरीन सड़क, 4 लेन 2 लेन की सड़कें गांवों को जोड़ रही हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब को प्राप्त हो रहा है। राशन की सुविधा, 4 साल से हर गरीब को फ्री में राशन अगले 5 वर्ष तक लगातार प्राप्त होगा। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब को दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कल चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया, जिसमें यह बात सामने आई है कि 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक तमाम पार्टियों को भर भर कर चंदा मिला है। जारी हुए डेटा के मुताबिक बीजेपी को 6060 करोड़ रुपए का चंदा मिला। दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी की पार्टी TMC है, जिसको 1609 करोड़ का चंदा मिला। तो वहीं कांग्रेस को 1421 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा मिला। बात BRS की जाए तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 1214 करोड़ का चंदा इसे मिला है। वहीं BJD को 775 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। हालांकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, इसका लिस्ट में जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर 763 पेज की जो लिस्ट अपलोड की है, उसमें एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी दी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनावी चंदे का मामला जोर पकड़ चुका है। विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है तो बीजेपी कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है, लेकिन जो डेटा जारी हुआ है, अब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक से पूछा, बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया, अल्फा न्यूमेरिक नंबर क्यों नहीं बताया, बॉन्ड खरीदने भुनाने की तारीख कहाँ है, बैंक ने पूरा डेटा क्यों नहीं जारी किया, किस दानदाता ने किस पार्टी को चंदा दिया। ये वो सवाल है जो कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूछे हैं। पिछले काफी समय से ये चर्चा चल रही थी कि कई राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिलता है वो कौन लोग देते हैं और कितना चंदा दिया जा रहा है। तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और इस मामले पर पिछले से सुनवाई भी चल रही थी। इसी सुनवाई के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा गया कि उन तमाम जानकारियों को अपने वेबसाइट पे डालें। अब उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कई जो जानकारियां जो हैं वो अपने वेबसाइट पर तो डाल दिया, लेकिन अभी भी उसमें से तकनीकी तौर पर कई जानकारियों को साझा नहीं किया गया है। लिहाजा इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का एक सख्त निर्देश जारी किया गया और कहा गया कि सोमवार को उन तमाम जानकारियों को साझा किया जाए। तो दूसरी तरफ अब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी के साथ ही कई पार्टियों को चुनावी चंदा मिला है। दानदाता ने बीजेपी को 6060 करोड़ चंदा दिया, TMC को 1609 करोड़ चंदा मिला, कांग्रेस पार्टी को 1421 करोड़ का चंदा मिला। यानी ज्यादातर पार्टियों को चुनावी चंदा मिला है और बयानबाजी भी चौतरफा हो रही है। कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन सबको करना पड़ता है और इलेक्शन कमीशन में उसका पालन करते हुए जो डेटा था उनके पास उन्होंने वह अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। देखिए, मैं उस पर अभी एक विश्लेषण मैंने किया है, अगले 10-15 मिनट में निकलवा रहा हूँ, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं, 60%, 60% बीजेपी को गया है। और मैंने दिखाया है इस विश्लेषण के द्वारा कि किस तरह से ED, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है और जिन्होंने चंदा दिया है
उनको क्या कहाँ कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं और कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब मिली भगत। दरअसल चुनावी चंदे की चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि सभी सियासी दलों की दहलीज पर लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहा है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक होने से सियासतदानों की टेंशन बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव के दौरान महिला सुरक्षा भी अहम मुद्दा होने वाला है, जिसे लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी अब मंच से भी महिलाओं के नाम संदेश दे रहे हैं। अगर बात मोदी की मातृशक्ति की करें तो महिलाओं के हित में उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं। मसलन महिला आरक्षण बिल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और 3 तलाक का खात्मा। महिला पोषण अभियान और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे कई योजनाएं हैं जो कि महिलाओं के हित में चलाई जा रही हैं, जो अब चुनावी मंच से भी गूंज रही हैं। डीएमके कांग्रेस के लोग महिलाओं को केवल धोखा देना जानते हैं, उनका अपमान करना जानते हैं। ये लोग महिलाओं के नाम पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं। जब हम महिला आरक्षण बिल लेकर आए तो इसमें सहयोग की जगह डीएमके नेताओं ने उस पर भी सवाल उठाए। डीएमके और कांग्रेस महिला विरोधी है और यही उनका असली चेहरा है। आज आप देख रहे होंगे सरकार बदलती, आपके वोट की कीमत क्या होती है? ये वोट की कीमत है भाइयों, एक वोट की कीमत बेटी की सुरक्षा भी कर देता है और व्यापारी की सुरक्षा भी करा देता है। एक वोट नया उद्योग लगाने में भी सहायक होता है और नौजवान की आजीविका का भी माध्यम बनता है। एक वोट आपकी आस्था को भी सम्मान देता है, अयोध्या में रामलीला को भी विराजमान कर देता है। यही है वोट की कीमत। और नहीं तो बेटी भी पिछली सरकारों में सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था, गरीबों के हक पर डकैती बढ़ती थी, विकास की योजनाएं माफिया चट कर जाते थे, आस्था के नाम पर खिलवाड़ होता था और राम का नाम लो तो लाठी और गोली चल जाती थी। इधर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी में गठबंधन की कोशिश नाकाम साबित हुई है। ऐसे में ओवैसी अब उत्तर प्रदेश की 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के मन में है, जिससे इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। साथ ही अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले को भी नुकसान तय माना जा रहा है। ऐसा क्यों, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। उत्तर प्रदेश के रण में अखिलेश और कांग्रेस का खेल खराब करने के लिए ओवैसी मैदान में कूद चुके हैं। उन 25 सीटों को सिलेक्ट कर चुके हैं जहां वो करीब करीब सभी मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाएंगे। और इसी चुनौती से बचने के लिए जब बात एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी में समझौते की हुई तो डील नहीं हो पाई। अब ओवैसी की पार्टी ने अकेले यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अखिलेश से गठबंधन नहीं करेंगे ओवैसी। उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ेंगी एआईएमआईएम। यूपी में 25 सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी। गठबंधन को लेकर एआईएमआईएम ने तस्वीर साफ कर दी है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार केंद्र में सरकार न बनाने दिया जाए, मगर अखिलेश यादव चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाए और तीसरे बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ले प्रधानमंत्री की। तो हम लोग मजबूर हैं और हमने बहुत जद्दोजहद की, बहुत प्रयास किए, उनसे वार्ता करनी चाहिए, मतलब वो किसी चीज़ पे तैयार नहीं हो रहे हैं। तो हमें जहाँ तक लगता है मजबूरी में आकर के हम ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि अब हम भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अपने प्रत्याशियों के और अपने सीटों के नाम की घोषणा करेंगे। ओवैसी की नजर उन खास सीटों पर है जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है।
ओवैसी इसी कनेक्शन को जोड़ने के काम में लगे हैं और निशाना इंडिया गठबंधन के सियासी दलों पर है। और भी कई पार्लियामेंट की सीट पर इंशाअल्लाह ताला हम सोच और विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो इंसाफ पसंद लोग रोक सकते हैं। ये मिलावटी, ये मिले हुए लोग नहीं रोक पाएंगे। ये कभी भी किसी भी कीमत पर आपका कर जाएंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि MY फॉर्मूले के बाद अखिलेश यादव PJ फॉर्मूले में भी अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। लेकिन ओवैसी अगर यूपी की सियासत में प्लानिंग के साथ एंटर हो गए तो फिर इंडी गठबंधन का बंटाधार तय है। यूपी में लोकसभा की मुस्लिम सीटों को समझे तो 40 से 50% मुस्लिम आबादी वाली 6 सीटें, 30 से 40% मुस्लिम आबादी वाली 12 सीटें हैं, 20 से 30% मुस्लिम आबादी वाली 18 सीटें हैं और 80 में 36 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इसलिए अब खतरा अखिलेश यादव, राहुल गांधी की मुस्लिम रणनीति पर मंडरा रहा है, क्योंकि ओवैसी उन्हें खुली चुनौती दे रहे हैं और अल्पसंख्यक को साधने के लिए अब हैदराबाद के साथ उत्तर प्रदेश के रण में दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने हमारे साथ।